तो कल चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्थ चैप्टर फिजिक्स का, वो था इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है, प्लस ऐसा अगर चार्ज होता है तो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर दोनों पर हमने फाइंड किया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो चार्ज होती है उसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। फिर हम लोगों ने देखा कि जो चार्ज हो सकते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, क्या वो मल्टीपल ऑफ होल नंबर हो सकते हैं, क्या वो मल्टीपल ऑफ डेसिमल नंबर हो सकते हैं। ये सारी चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हमें पढ़ना था, जो मैंने बताया भी था, कि आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जानेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे होती है, क्या होती है, और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक करंट पर रिलेटेड, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल करवाया था, वैसे एक या दो क्वेश्चंस अभी भी करवा देंगे, तो आपके डाउट्स कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज की हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट। बोलो बेटा, वो ऐड हो सकता है, गेट ओपन है, गेट बंद नहीं है, गेट ओपन है, कोई भी एंटर कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, अब हम ये जान गए कि क्या होते हैं चार्जेस, किसमें होते हैं, कंडक्टर्स में होते हैं। सर चार्जेस में होते हैं कंडक्टर। तो अगर हम कंडक्टर में जो चार्जेस हैं, चार्जेस को फ्लो करा दें, चार्जेस स्टेबल हैं, चार्जेस रुके हुए हैं, बट अगर हम कंडक्टर के अंदर चार्जेस को फ्लो कराना स्टार्ट कर दें, तो जो फ्लो होगा उसकी वजह से करंट जनरेट होगी। The rate of flow of charge in a conductor is called electric current. यानी किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो करने की रेट क्या है, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आप कहोगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, the rate of flow of charges in a conductor is called electric current. क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो सर इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट किससे किया जाएगा? इट इज डिनोटेड बाय, तो बेटा इसको डिनोट किया जाता है आई से। करंट को डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई या स्मॉल आई, आपकी मन जिसमें करे आप उसमें इसको लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कल हम लोगों ने चार्ज को बताया था किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और टाइम होते हैं तो रेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला मिल गया, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला मिल गया, ये मिल गया फॉर्मूला। अब वही बात आती है इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? तो बेटा इसकी एसआई यूनिट बड़ी आसान है, इसकी एसआई यूनिट होती है, याद रखना है आपको, एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक यूनिट्स और बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, पिछले साल पढ़ी थी 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में एक करंट भी तो आती थी और उसकी यूनिट क्या होती थी? एम्पियर। तो इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट क्या होगी? एक फंडामेंटल यूनिट होगी। तो यह एम्पियर कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। कैसी यूनिट है? हाँ, ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है, ये कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। समझ में आया? कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था।
व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होगा किसका? चार्ज का, वो किस रेट से हो रहा है, यही हम करंट बताते हैं। अब मान लीजिए कोई सर्किट है, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टी टाइम, रेट की बात कर रहे हैं ना, तो जहां रेट की बात करेंगे टाइम आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो करंट है इसको मेजर किससे करेंगे? करंट को मेजर किससे किया जाएगा? तो बेटा करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। Current is measured by a device which is known as ammeter. So it is measured by an instrument named as ammeter। एक डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर से इस करंट को नापा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एमीटर, और एमीटर से करंट को नापा जाता है। और एमीटर को करंट मेजर करने के लिए हमेशा किसमें लगाया जाता है? तो हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है बेटा? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज always connected in series in a circuit। ये सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ी जाती है, यानी मीटर को हमेशा सर्किट में जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे? तो सीरीज में जोड़ेंगे। अब ये सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, ये सारी चीजें हम आपको कुछ देर बाद का मतलब कुछ दिनों बाद जैसे जैसे क्लासेस पढ़ते रहेंगे तो हम लोग जानेंगे कि सीरीज में किस तरह से जोड़ा जाता है, पैरेलल में किस तरह से जोड़ा जाता है। इसका हम ये मतलब क्या होगा, सर्किट क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना सीरीज इन सर्किट, तो ये सर्किट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे बहुत जल्द, कुछ एक दो लेक्चर्स के बाद। अभी नहीं, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में काम आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लिखें। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से, थोड़ा सा आपको बताते हैं न्यूमेरिकल। दो न्यूमेरिकल बताना है मुझे, दो न्यूमेरिकल बताऊंगा आज। रफ करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? गुड। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। क्या करना है हमको जिंदगी, काहे पढ़ रहे हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। चलिए फिलहाल लेक्चर देने का मूड अभी है नहीं मेरा, तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अ करंट ऑफ 6 मिली एम्पियर, क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 6 मिली एम्पियर is passing through a wire, is passing through a wire. How many electrons are passing? How many electrons? How many electrons are passing in 15 minutes? Are passing in 15 minutes through any cross section of the wire? Through any cross section of the wire. ये है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि एक वायर है जिसमें 6 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 6 मिली एम्पियर की करंट पास हो रही है। A current of 6 milliampere is passing through a wire. एक वायर से 6 मिली एम्पियर की करंट पास हो रही है। अब ये 6 मिली एम्पियर क्या होता है, 6 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। तो बेटा मिली एम्पियर का मतलब 10 टू द पावर -3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एम्पियर में चेंज हो जाएगा। और कभी अगर माइक्रो एम्पियर दिया हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो वैल्यू एम्पियर में चेंज हो जाएगी। जैसे आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ जाता है, या मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हो, माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, उसी तरीके से मिली एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। और कभी अगर क्वेश्चन में माइक्रो एम्पियर दे दिया तो उसको भी एम्पियर में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल मिली एम्पियर दिया हुआ है, यानी हमें करंट की वैल्यू दे दी गई। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग इन 15 मिनट्स। उस वायर से 15 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, आपको ये पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस कंडक्टर से, जिस कंडक्टर में करंट 6 मिली एम्पियर की है, तो 6 मिली एम्पियर की करंट अगर पास हो रही है तो 15 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। तो भैया मेरे सबसे पहली चीज हमें दी है वो है करंट। करंट दिया हुआ है कैपिटल आई से लिख लेते हैं। कैपिटल आई की वैल्यू दिया है 6 मिली एम्पियर, हमने इसको एम्पियर में चेंज किया तो 6 × 10 टू द पावर -3 एम्पियर आ गया। उसके बाद टाइम दिया हमें 15 मिनट्स, तो क्योंकि एसआई यूनिट तो सेकंड होती है तो हम क्या करते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 × 60 सेकंड्स में आ गया। सेकंड्स में आने का मतलब 15 6 कितना होता है, 15 6 90 होता है, तो 900 सेकंड्स आ गए, 900 सेकंड्स आ गए बेटा। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था I = Q/T, अभी हमने पढ़ा है I = Q/T। यहाँ से हम Q की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें I की वैल्यू और T की वैल्यू गिवन है। तो हम Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, I × T कर देंगे और Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 × 10 टू द पावर -3 × 900। अब 66 को अगर हम 900 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 9 का कितना होता है बेटा, 54। 6 9 का कितना होता है, 54। तो कितना आ जाएगा, 5400 × 10 टू द पावर -3। इसको हम सॉल्व करें तो Q की वैल्यू आ जाएगी 5.4 कूलम। 5.4 कूलम, ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। और कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां पर हमने पढ़ा था Q = Ne, पढ़ा था क्या, Q = Ne पढ़ा था। वहां पर Q क्या होता है, चार्ज होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो कल इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया भी था सॉल्व। हमें N भी तो निकालना है, क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो हमें N की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। N = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। N = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू बेटा 5.4 है और E की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 × 10 टू द पावर बोलो हाँ बेटा Q की वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ पर 5.4 लिखा है, यहाँ पे 1.6 लिखा है, तो क्या हम डेसिमल हटा सकते हैं, तो बिल्कुल हटा सकते हैं। 54/16 लिख सकते हैं,
और 10 टू द पावर -19 ऊपर पहुंच गया तो 10 टू द पावर +19 बन गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16 को से 54 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? n की वैल्यू कितनी आएगी? जब तक बताओगे नहीं आज मैं लिखूंगा नहीं, बता दे रहा। बताओगे नहीं जब तक लिखूंगा नहीं। 3.3 समथिंग लिख दूं। 3.375 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा पास करेंगे? 3.375 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे 15 मिनट्स में। यानी इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पास कर जाएंगे 15 सेकेंड में। कितने ढेर सारे हो गए? 3.35 into 10 to the power माइनस 10 to the power 19 कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा ना। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लियो, रफ करें। अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा 2 न्यूमेरिकल बताना है मुझे आज। पहला न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल देखिए। दूसरा वाला थोड़ा इजी है, ये वाला थोड़ा सा टफ था, दूसरा वाला इजी है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है भाई? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट in a circuit if a charge of 30 coulomb, if a charge of 30 coulomb is passing per minute through each point। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओगे क्या? सॉल्यूशन करके बताओ जल्दी से, आंसर बताओ भाई, जल्दी बताओ आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गुड गुड, वेरी गुड भाई। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है? Q की वैल्यू दी है 30 कूलम। T की वैल्यू 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। I का मतलब Q अपॉन T। Q की वैल्यू 30, T की वैल्यू 60, कितना आ गया? I is equal to 1 upon 2, यानी I is equal to 0.5 एम्पियर। समझ में आया? ये तो आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, रफ करें। बनाते चलो इसी तरह से, जब मैं सेंड करूंगा तो देखा जाएगा। पहले जो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं नोट्स में यही सब सारी चीजें लिखने वाला हूं, तो ये सारी चीजें आपको जब प्रॉपर में दे रहा हूं तो क्यों डबल मेहनत करवा रहे हो? है हाँ, जैसे मैं डेफिनेशन लिखता जाता हूँ ना, बोर्ड पे लिखता जाता हूँ, लिख सकते हो।
डायरेक्शन तो मैं लिखवाता ही हूं ना। नहीं लिखवाता क्या? चलिए हेडिंग क्या लिखी है? हेडिंग क्या लिखी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग लिखी हुई है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो यहां से चीजें थोड़ा सा ब्रॉड होने वाली हैं, यहां से चीजें इंटरेस्टिंग आने वाली हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, दिक्कतें भी हो सकती हैं, घबराना नहीं। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आज का टॉपिक, दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? तो मान लीजिए ये चार्ज है, क्या चार्ज है? क्यू चार्ज। ये चार्ज है क्यू, इसकी कुछ ना कुछ एरिया होती है, इसका कुछ ना कुछ बाउंड्री होता है। ये क्या करता है? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, चाहे वो एट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। यानी ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां तक मन करेगा वहां तक फोर्स लगाता चला जाएगा, इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट होती है। तो इस चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, इस चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, जहां तक ये दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, वो एरिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है इस चार्ज की। इस चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। खुद सोचो, अगर एक मैग्नेट रखा है, ऐसा समझो, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है बट मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक मैग्नेट है, अगर एक चुंबक है, तो क्या उसको यहां पर हमने मैग्नेट रखा और एक लोहे की कील है जो थोड़ी दूर पर रखी है, क्या उसको अट्रैक्ट कर पाएगा? भाई उस मैग्नेट की भी कोई ना कोई एरिया होगी ना, कि वो छोटी सी कील जो है, छोटी सी नेल, जब तक वो उस फील्ड के अंदर नहीं आ जाएगी तब तक वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो उसी तरीके से एक चार्ज है, तो उस चार्ज की एक फील्ड होती है जिसके अंदर वो क्या कर सकता है? किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। तो फिलहाल क्वेश्चन ये बना, टॉपिक ये बना कि अगर कोई चार्ज बाहर रखा है, कहां रखा है? यहां पर कोई चार्ज रखा है बाहर, जिसे हम स्मॉल क्यू कह रहे हैं, ये चार्ज कहां रखा है? बाहर रखा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। हम चाहते हैं कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए, हम ये चाहते हैं कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए। तो क्या इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? बताओ। तो अगर इस चार्ज को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर लाया जाता है, अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाया जाता है, तो वर्क डन करना पड़ता है। द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम, कहां से? वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to a point in an electric field is called electric potential of that point. इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है जिस पॉइंट पर उस चार्ज को ला करके रखा जाएगा। जिस पॉइंट पर उस चार्ज को ला करके रखा जाएगा उस पॉइंट का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है? फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन होता है। कौन सा वर्क डन? टू ब्रिंगिंग अ चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है विच इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मान लीजिए कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव कराना चाहते हैं। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज को इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक ले आएं। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कराने में क्या वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को शिफ्ट कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड के अंदर लाना। चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड के अंदर लाएंगे तो वो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन अगर इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर घुमाना है, मूव कराना है, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ समझ में आया बेटा? हाँ हाँ, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अगर इस पॉइंट पर लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट पर लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा। क्योंकि देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कम है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर डिस्टेंस कम होगी तो वर्क डन कम करना पड़ेगा और डिस्टेंस ज्यादा तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पर ला सकते हैं बेटा, लेकिन मैं वही समझा रहा हूं कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है ना, तो हमें हर पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग मिलेगा। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक लाया गया तो पोटेंशियल को शो किससे करते हैं? तो पोटेंशियल को शो करते हैं V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से शो किया जाता है। ये V1 हो गया, यहां से यहां तक लाया गया तो वर्क डन मान लीजिए V1 पोटेंशियल हो गया। यहां से यहां तक लाओगे तो पोटेंशियल कितना होगा? V2 होगा। तो इस पोटेंशियल में और इस पोटेंशियल में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी आप कह सकते हो कि फील्ड के अंदर दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट, तो यहां से यहां तक मूव कराने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ बोलो। एनर्जी है, एनर्जी पॉइंट की एनर्जी है, इस पॉइंट की एनर्जी है बेटा। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इस टाइप ऑफ एनर्जी ना। तो अगर हम इस चार्ज को उठा करके इस पॉइंट पर ला रहे हैं, हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो इस चार्ज में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते, यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। है वही चीज जो हम लोग पिछले साल एनर्जी में पढ़े थे। एनर्जी में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी ना। किसी ऑब्जेक्ट के काम करने की क्षमता को ही तो एनर्जी कहते हैं। यहाँ इतनी एनर्जी है, अगर एनर्जी हमने वर्क लगाया, हमने वर्क किया तो हमारी एनर्जी लॉस हुई।
हमारी एनर्जी जो लॉस हुई है वो उस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही क्या कहलाएगी यहाँ पर, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा फंडा है, मे भी समझ में आ गया होगा, याद रहेगा, याद रहेगा। अच्छा, हाँ सही बात है। तो हाँ, इसको शो किससे करते हैं, इसको V से शो करते हैं। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W वर्क है, और ये चार्ज कौन सा चार्ज है, जिसको लाया गया है, जिसकी वजह से फील्ड जनरेट हो रही है, ये वाला नहीं रखना है, जिसको लाया गया है वो वाला चार्ज रखेंगे। यूनिट क्या होती है, तो SI यूनिट होती है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, क्या होती है, वोल्ट, वोल्ट, VOLT, वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा V, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस को किससे शो करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाता है, फॉर्मूला वही है W अपॉन Q, फॉर्मूला वही है, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, या फिर V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये एक पॉइंट के लिए है और ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। जो यूनिट इसकी होती है वही यूनिट इसकी भी होती है। इसकी दूसरी यूनिट भी है, इसकी दूसरी यूनिट क्या है, एक तो वोल्ट और दूसरा होता है जूल पर कूलाम, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। तो जूल पर कूलाम कहो या फिर वोल्ट कहो, बात एक ही है, बात एक ही है। समझ में आया। अब अगर हम डिवाइस की बात करें तो कौन सी डिवाइस यूज होती है, कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए, यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं, जिस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। जैसे हम लोगों ने करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का नाम पढ़ा था एमीटर, उसी तरीके से वोल्टेज यानी पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम है बेटा वोल्ट मीटर। समझ में आया। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure electric potential in a circuit and it is always connected in parallel to the circuit। सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है। जैसे एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, वैसे वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल और सीरीज क्या होती है, ये मैंने कहा है, कुछ दिन बाद, एक दो लेक्चर के बाद समझाऊंगा। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत भी। हाँ, क्या है, डब्ल्यू वर्क डन। हाँ, डब्ल्यू वर्क डन। और कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ कुछ नहीं है। चलिए आगे पढ़िएगा, नहीं आएगा पूछिएगा, जो समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, जो नहीं आएगा पूछते रहिए। और आगे के टॉपिक यानी हम लोग मंडे को मिलेंगे, मंडे को पढ़ेंगे कुछ अगले के कुछ टॉपिक्स, ठीक है। क्लास ओवर करें।